हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। दोस्तों, इस ज्योग्राफी सीरीज के अंदर कर रहे हैं कंप्लीट ज्योग्राफी। दैट मीन्स कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज के अंदर, और साथ साथ मैपिंग भी। और देखो दोस्तों, अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी कवर कर रहे हैं और ये क्लाइमेटोलॉजी की थर्ड वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने जियोमॉर्फोलॉजी फुल कंप्लीट कर ली है, और जियोमॉर्फोलॉजी की जो वीडियो है 3 आवर्स वाली आपको चैनल पे ही मिल जाएगी। जियोमॉर्फोलॉजी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, वो भी 3 आवर्स के अंदर। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना हम सब कुछ कवर कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे। और ये दोस्तों, ये सीरीज जो है ना पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज है। दैट मीन्स कि पीवाईक्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो हम कवर कर रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की कवर हो जाएगी आपकी। और साथ में दोस्तों, वेरियस कोचिंग के जो मटेरियल्स होते हैं ना, आपकी बुक होती है जैसे पीएमएफआईएस की ज्योग्राफी की बुक, इससे भी हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। और एक बात और दोस्तों, हम ना 35 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। मतलब कि आपके ज्योग्राफी के ना लास्ट 35 ईयर्स के ना सारे पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगा कंप्लीट, वो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ। और इसके अंदर ना दोस्तों सारे आंसर आपको माइंड में बेस्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो अभी 30 ईयर्स नहीं, अभी 35 ईयर्स कर दिया है मैंने। ठीक है जी। और देखो दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछो कि भैया जो बच्चे मल्टीपल टाइम्स प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? इनके बीच में दोस्तों सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि इन बच्चों को पता होता है कि हमें कौन सा थीम तैयार करना है, जिसको यूपीएससी से मतलब यूपीएससी को इन थीम से प्यार है, जो यूपीएससी बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करती है एग्जाम के अंदर। सो वो इस टॉपिक को ना वेल प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और मैं दोस्तों ये सब चीज़ें ना इस सीरीज के अंदर करवा रहा हूँ, ताकि आप भी वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ एग्जाम के लिए। और देखो दोस्तों, उनका ना लॉजिकल माइंडसेट बहुत अच्छे से डेवलप होता है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और इसके लिए भी मैंने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेकर आया हूँ, पावर पीवाईक्यू, जिसके अंदर मैं आपको लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इस सीरीज को भी दिखाता हूँ, पीवाईक्यू सीरीज को। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब ये जो है ना ज्योग्राफी है, अब ये 35 ईयर्स का मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, दैट मीन्स कि आप सारे पीवाईक्यूज लास्ट 35 ईयर्स के कर पाओगे, 1991 से लेके 2025 तक के। ठीक है, और उसके अंदर सारे सॉल्यूशन जो है माइंड में बेस्ड मिलने वाले हैं। और इसके अंदर दोस्तों हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, साथ में हम पीसीएस सीएपीएफ के भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये है हमारी पावर पीवाईक्यू सीरीज। इसके बेनिफिट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारे 7 बेनिफिट्स हैं इस सीरीज के। और जियोमॉर्फोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर दी है 3 आवर्स के अंदर, ये भी वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये देखो दोस्तों, हम टॉपिक वाइज सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू के अंदर सब्जेक्ट वाइज तो कर रहे हैं, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो 2025 का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा अब आपको। ठीक है, 2024 का भी देखने को मिलेगा, 2023 का, 2022 का भी। और इवन हम 1991 तक कवर कर रहे हैं। ठीक है, जितनी पीवाईक्यूज यूपीएससी ने पूछे हैं। अब हम चलते हैं अपनी ज्योग्राफी सीरीज के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि भैया देखो, लास्ट वीडियो के अंदर क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम देखो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। क्लाइमेटोलॉजी में आपको बता अपडेट देता हूँ कि क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने अब तक क्या कर लिया है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, ठीक है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिडोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सबको समझ लिया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने फिनोमेना भी सारा समझ लिया है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या फिनोमेना होता है। ठीक है, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर में क्या होता है, ये सारे फिनोमेना हमने समझ लिया। फिर दोस्तों सेकंड वीडियो के अंदर मैंने इंसुलेशन पार्ट कवर करवाया था आपका। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन सब के ऊपर ना यूपीएससी पीवाई क्वेश्चन पूछ चुकी है, आपको पीवाईक्यू हर टॉपिक के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, जो भी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ना, इन सब के ऊपर यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है आपके पास इस समय जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और रिलेवेंट है डायरेक्ट वो भी। ठीक है, और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना अगर आपने इस सीरीज के बेसिक कवर कर ली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही जाएगी आपकी। और साथ में आपके जो 11th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स कोई फोमो बचेगा ही नहीं आपका। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का कोई फोमो बचेगा ही नहीं। और
आप सब कुछ कवर कर जाओगे इसके अंदर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर हम दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर इसके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या फैक्टर्स के पे डिपेंड करता है, हीट बजट ये भी पढ़ेंगे और ये सारे फैक्टर्स भी हम डीप में कवर करेंगे जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है और जिनके ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा है। ठीक है? तो ये सब हम कवर करने वाले हैं और इसके बाद दोस्तों हम आइसोथर्म्स भी पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है? और फिर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे और एक बात और दोस्तों, मेरा थोड़ा गला भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा बेयर कर लेना। फ्रंटल इन्वर्जन ये सब पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। चलो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ ना, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। दैट मीन्स कि जो भी पढ़ाने वाला हूँ सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड है, इसलिए एक भी चीज़ें छोड़ना मत, एक भी टॉपिक छोड़ना मत, सब एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहेंगे टेम्परेचर। और टेम्परेचर में से मत पूछना कि भाई किसे कहते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस वगैरह ये सब मत पूछना, क्योंकि मैं ये अंडरस्टूड कर रहा हूँ कि हाँ आपको ये तो पता होगा। ठीक है? अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि भाई टेम्परेचर या फिर हीट जो है ट्रांसफर कैसे होती है, इससे रिलेटेड फिनोमेना पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, आपको आनी चाहिए। सो पहले हम कंडक्शन पढ़ते हैं। कंडक्शन में होता क्या है? तो कंडक्शन नाम से पता चल रहा है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो समझ लो ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। अब जो रिलेटिवली हॉट होगा ना, है ना? जो रिलेटिवली हॉट होगा, उसकी जो हीट है ना, वो दूसरे कंडक्टर से ट्रांसफर होगी, क्योंकि जो सेकंड कंडक्टर है वो इससे अलाइन्ड है, चिपका हुआ है, ठीक है? सटा हुआ है। तो जो हीट है ना, वो ट्रांसफर होगी थ्रू वाइब्रेशन। इसी का ध्यान रखना, कंडक्शन के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफर होती है थ्रू वाइब्रेशन। ठीक है? तो जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, हॉट पार्टिकल्स, ठीक है, वो टेम्परेचर को ट्रांसफर करने लग जाएंगे इनके जो कोल्डर वन है। ठीक है? तो ये हो गया आपका कंडक्शन प्रोसेस। सेकेंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपको मैं ट्रोपोस्फियर जब पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था। मैं फिर भी थोड़ा सा है ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे। तो कन्वेक्शन में होता क्या है, जैसे ये यहाँ पर जो है कोई एयर मास है, ठीक है, या फिर वाटर है। अब इंसुलेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सन रेज आ रही है यहाँ पर, तो इंसुलेशन हो रही है, हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है? अब टेम्परेचर बढ़ने से हीट बढ़ रही है, तो हीट बढ़ने से क्या होगा, जो कोल्ड वन था, ठीक है, वो वार्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, गर्म होगा तो ये लाइटर बनने लगेगा, लाइटर मतलब हल्का। अब हल्का होगा तो हल्की चीज़ क्या होगी, वो ऊपर जाएगी। ठीक है? कन्वेक्शन होने लगेगी, तो कन्वेक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, जो लाइटर वन है वो ऊपर जाएगा। ठीक है? वार्म एयर मास ऊपर जाएगी और जो हेवी है दैट इज कोल्ड एयर मास वो नीचे आएगी। ठीक है? इसको कहते हैं कन्वेक्शन। और एक बात और, जो वार्म एयर है जब ये ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, ऊपर का एनवायरनमेंट भी क्या करेगी, इसको वहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ाएगी ना। ठीक है? तो कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होती है। और एक बात और, कन्वेक्शन में एक ये भी देख सकते हो, जैसे कि वाटर है या ओशियन है, तो वाटर जो है वेपर बनता है। वेपर भी क्या होगा, ये जो है वाटर वेपर बनने की वजह से लाइटर हो जाता है। ठीक है? तो ये भी ऊपर जाएगा कन्वेक्शन के थ्रू, तो ये भी जो है हीट ट्रांसफर करने का काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी दिखाता हूँ कंडक्शन की। ये है, इसमें कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता मीडियम का। ठीक है? मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जैसे होता है कंडक्टिंग मीडियम से, है ना? और कन्वेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफर होता है मैटर का। ठीक है? तो हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन में क्या होता है, ये डायरेक्ट सब्सटेंस ऊपर जाता है ना। ठीक है? तो कन्वेक्शन समझ में आ गया। अब एडवेक्शन क्या होता है? ठीक है? एडवेक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये वर्टिकली होता है कन्वेक्शन, और एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज एडवेक्शन। ठीक है? तो यहाँ पर वार्म एयर है, ये अगर हॉरिजॉन्टली चली जाए तो ये एडवेक्शन कहलाएगा। अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि अब इससे रिलेटेड जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पढ़ने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आपका एडवेक्शन बहुत काम का आने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल पढ़ने से पहले या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है किनके ऊपर डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स हैं इसके। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपसे। ठीक है? तो सबसे पहले हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, किन फैक्टर्स के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है, कि भैया कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम कहाँ कम होगा, है ना? ज्योग्राफी के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, तो यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है आपसे। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका लेटीट्यूड, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ इंसोलेशन में। ठीक है?
फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे, कि भाई देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। अब जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे, पोल की तरफ जाओगे, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। ये मैं आपको इंसुलेशन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी की सेकंड वीडियो है ना, वहाँ मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ इंसुलेशन में। ये देखो इंसुलेशन है, इसके अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फैक्टर्स। ये रहे, लेटीट्यूड पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर मैंने आपको डेप्थ में समझाया था, ठीक है, डेप्थ में समझाया था, ये रहा, ठीक है। फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी मैंने वहाँ पर आपको समझा दिया था, है ना। तो अभी मैं थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ, जो कि वहाँ पर छूट गई थी ना, यहाँ पर उसे भी कवर कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो लेटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर आपको। अगर आप पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर बढ़ता है। रीज़न क्या है, मैंने कहा था इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर या फिर इंसोलेशन ज़्यादा क्यों नहीं होता, उसका रीज़न है क्योंकि जो इक्वेटर पे जो है ना, आपको क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो सनरेज़ पहुँचती नहीं है, क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती है। दैट इज़ इसलिए इक्वेटर पे ज़्यादा जो है टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम जो है नहीं होता, मैक्सिमम नहीं होता, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम कहाँ होता है, तो सब ट्रॉपिकल पे होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनर्जी जो है यूटिलाइज हो जाती है इवोपरेशन में, ठीक है। अब एनर्जी आ रही है, ठीक है, सनरेज से हीट आ रही है। अब वो क्या कर रही है, यहाँ पर ओशियंस हैं, वाटर हैं, तो वाटर को इवोपरेट करने का काम कर रही है, तो हीट जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा जो है यूटिलाइज हो जाती है वाटर को वेपर बनाने में, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर होता नहीं है। थर्ड रीज़न ये है, हीट जो है रिलीज हो जाती है इनटू, क्योंकि यहाँ पर डेली रेनफॉल देखने को मिलेगा, 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं इसे। और इसके ऊपर यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ चुका है आपसे कि भैया बताओ कौन सा रीज़न है, ठीक है, कौन सा क्लाइमेट ऐसा रीज़न है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, कौन सा रीज़न है जहाँ पर 4 o'clock रेनफॉल होती है, तो वो यही है। पीवाईक्यू जब आपको कराऊंगा ना, दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो 4 o'clock रेनफॉल देखने को मिलती है आपको इक्वेटर वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पर डेली शाम में बारिश होती है, और बारिश की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से यहाँ का जो हीट है वो कम हो जाता है। ये सुनो, तो रेनफॉल होगी तो भाई हीट तो कम होगा ही ना। और सबसे ज़्यादा अगर आपको देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो 20 डिग्री नॉर्थ में चले जाओ, लीबिया में, ठीक है। वो भी जुलाई के मंथ में सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप जुलाई में क्यों, वो आप पढ़ते हो कि जून में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है। आपने समर सोलिस्टिस मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर, 21 जून पढ़ा रहा था मैं आपको कि भैया 21 जून के अंदर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, ठीक है। तो जून के अंदर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होने की वजह से भैया जून में होना चाहिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, है ना, रिकॉर्ड। लेकिन जुलाई में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दोस्तों भाई ये टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम्स टू रिफ्लेक्ट द हीट, ठीक है, टाइम लेता है। ये कोई लैंड है तो लैंड को गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जून में खूब खूब गर्म हुआ, खूब एनर्जी ली इसने, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो जुलाई में और गर्मी मिलेगी आपको, ठीक है। तो 20 डिग्री नॉर्थ में लीबिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होता है टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, फैक्टर के ऊपर, लेटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि भैया ये अलग है, ये अलग ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिक्स करके पढ़ना है ढंग से, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी इसे वो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक कर दोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, तो लेक्चर को पूरा देखा करो, तो आपको समझ में आएगा कि भैया इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड क्यों नहीं होता टेम्परेचर। रीज़न ये मैंने आपको दे दिए, है ना। अब इनमें से कोई सा रीज़न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप कमेंट करो और मेरे से पूछो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। सेकंड फैक्टर है दोस्तों आपका एल्टीट्यूड। हाँ, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जब मैं आपको ट्रोपोस्फियर पढ़ा रहा था, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको नॉर्मल रैप स्लेट पढ़ाया था। अब एल्टीट्यूड क्या है, जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डाउन होगा पर किलोमीटर पे, डिक्रीज होगा पर किलोमीटर पे, ठीक है। जितना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, ठीक है, वर्टिकली ऊपर, तो इतना जो टेम्परेचर है आपका हर किलोमीटर पे डाउन होगा, कम होगा, ठीक है। तो सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, एल्टीट्यूड। अब ये नॉर्मल लैब सेट के अंदर मैंने आपको प्रेशर वाला जो फिनोमेना है ये भी समझाया था कि भैया प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर। और ये भी पढ़ाया था कि मतलब अ, बाकी फैक्टर जैसे कि वाटर वेपर पे कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब मैंने आपको नॉर्मल रैप स्टेट के अंदर पढ़ाया था। ये सारे 5 फैक्टर्स दिए थे मैंने इसके अंदर आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं हमेशा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना मत।
ठीक है? इसलिए मैं आपको कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि मैं यह पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है? मैंने अभी आपको दिखा भी दिया। अब आगे, सो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन या फिर कॉन्टिनेंटलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है? क्यों? अभी देखो भाई दोस्तों, जो अ, जो टेम्परेचर है ना, वो यहाँ से मतलब जो है ट्रेवल करता है, मतलब हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है? इसलिए इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, फैक्टर है। अभी इसको मैं और अच्छे से समझाऊँगा, है ना? और कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल का मतलब आस-पास में ओशियन या फिर वाटर बॉडी कम है, तो वो कॉन्टिनेंट वाला रीजन कहलाता है। जैसे दिल्ली हमारा, तो दिल्ली के आस-पास तुम्हें कोई वाटर बॉडी देखने को नहीं मिलेगी, ओशियन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या होता है? यहाँ पर 2 एक्सट्रीम विंटर देखने को मिलेगा आपको और समर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? अभी आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है? बस ठंड पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी दिल्ली के अंदर ही, गर्मी पड़ेगी सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी दिल्ली में ही, ठीक है? क्योंकि रीज़न यहाँ है, यहाँ पर ओशियन नहीं है, समुद्र नहीं है, ठीक है? तो आपको मुंबई के अंदर आपको मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, वो मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आ जाओ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये आपका ओशियन है, यहाँ आपका लैंड है, ठीक है? अब हुआ क्या? डे टाइम में, ठीक है? डे टाइम में मतलब समझ लो आफ्टरनून के टाइम पे समझ लो लैंड के ऊपर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कराया गया वो 35 डिग्री सेल्सियस है और ओशियन में ये जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो डिफरेंशियल आ गया ना, डिफरेंस आ गया। अब ओशियन में कम क्यों होता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मतलब लैंड का। ये देखो स्पेसिफिक हीट भी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? आगे डोंट वरी। सो क्यों होता है? क्योंकि वाटर का जो है लेवल आपको 200 मीटर तक मतलब पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का जो वाटर है वो वार्म होने स्टार्ट करेगा। लैंड तुरंत जो है क्या कहते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हीट बढ़ने लगती है लैंड की। रीज़न क्या है? क्योंकि दोस्तों इसका कम एल्बिडो होता है और सेकंड दोस्तों कि भैया लैंड जो है वो टाइट है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है ना? चलो, तो सॉलिड पार्टिकल्स है, तो पास-पास इसके पार्टिकल्स हैं, ये ना? तो इसको मतलब गर्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वाइब्रेशन तुरंत हो जाएगी, हीट ट्रांसफर तुरंत हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है ना? अब यहाँ पर आओ कि भैया टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है लैंड पर, तो क्या होगा? कन्वेक्शन होगा नहीं होगा? मैंने कहा था ना, भैया वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ का जो एयर मास है, वो गर्म होके ऊपर जाने लगेगा, कन्वेक्शन हुआ। कन्वेक्शन होके क्या होगा? भैया ये जो एयर मास है ना? ये ऊपर जाएगा, कन्वेक्शन होगी और यहाँ का जो एयर है, ठीक है? एयर मास है यहाँ का, ओशियन का, ये कोल्ड है। तो कोल्ड वाली जगह जो है कौन फ़ील करेगा? ये देखो, वो जो कोल्डर एयर है ना, ये फ़ील करने लगेगी इस वार्मर एयर के जगह को, स्पेस को। तो यहाँ से एयर जो है ना, ट्रैवल करेगी किधर की तरफ? लैंड की तरफ। तो अगर सी से जो एयर है, ठीक है? कोल्ड एयर है, जो लैंड पे आएगी, तो क्या होगा कहलाएगा? ये सी ब्रीज़ कहलाएगा क्योंकि ओरिजिन क्या है? सी है, सी से आ रही है एयर यहाँ पर, ठीक है? तो ये सी ब्रीज़ कहलाएगा। और इसने करा क्या दोस्तों? ये कोल्ड एयर था, ठीक है? कोल्ड एयर था, इसने आके मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट कर दिया। यहाँ पर वार्मिंग थी यहाँ पर, ठीक है? टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इसने आके इसे कोल्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठंडा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? इसको कहते हैं हम मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है? हुआ क्या है यहाँ पर? तो भैया मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ भी कोस्टल या फिर मरीन टाइप का क्लाइमेट होगा, वहाँ पर आपको ये मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना? तो यहाँ से जो एयर है वो अपलिफ्ट होके कहाँ जाएगी? लैंड की तरफ जाएगी, ठीक है? तो इसको सी ब्रीज़ कहेंगे, है ना? कहलाएगा। अब ये मत पूछना कि भैया यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बना? तो यहाँ पर हाई प्रेशर कैसे बना? तो भैया लो प्रेशर वहीं बनेगा जहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगा या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। वार्मिंग होने की वजह से यहाँ का जो एयर मास है वो कन्वेक्शन करने लगेगा, ठीक है? तो वर्टिकली कन्वेक्शन करने लगेगा और लो प्रेशर बनने की वजह से भैया ये जो एयर है ऊपर जाएगा और ये हाई प्रेशर एरिया है दैट मीन्स कि इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से विंड आ रही है इसके ऊपर, ठीक है? मतलब कोल्ड विंड आ रही है यहाँ पर, तो ये हाई प्रेशर वाला एरिया है, तो ये हाई प्रेशर बनेगा, तो यहाँ से जो है लैंड जो कोल्ड एयर है, वो लो प्रेशर वाले एरिया के पास जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मत समझना दोस्तों, बस इतना ही काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए और मैं इसको और डिटेल में क्या पढ़ाऊँ आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो यही काफ़ी है।
अब एक बात और दोस्तों, इसी को अगर आप नाइट में देखो ना, तो ये फिनोमेना चेंज हो जाएगा। रात के टाइम में ऐसा क्या होता है भाई? तो रात के टाइम ये होता है कि भैया लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है ना, उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन वाटर ऐसा नहीं होता, ठीक है? वाटर की स्पेसिफिक हीट आता है, ठीक है? तो वाटर को गर्म होने में भी टाइम लगता है, तो इसको ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो अगर रात के टाइम पे लैंड के ऊपर, ठीक है, सरफेस है, लैंड सरफेस है, वहाँ पर का टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो ओशियन का 27 डिग्री सेल्सियस है, तो लो प्रेशर अब कहाँ बनेगा? ओशियन में बनेगा और हाई प्रेशर लैंड पर बनेगा। तो यहाँ से जो एयर है वो कन्वेक्शन होगी और ये कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर वाले की तरफ, और हाई प्रेशर एयर जो है वो कहाँ जगह लेगी? यहाँ पर, ठीक है? तो ये सब्सिडेंस करने लगेगी, ठीक है, मूव करने लगेगी लैंड से, जो एयर है किधर की तरफ? ओशन की तरफ। तो ये लैंड ब्रीज कहलाएगा, क्योंकि अब ओरिजिन जो है एयर का कहाँ से है? लैंड से है, तो इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई फिशरमैन जो होते हैं ना, मछुआरे जो होते हैं, वो क्यों 4 AM जो है निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, है ना? और दोपहर होते ही, आफ्टरनून होते ही क्यों वापसी आते हैं कोस्ट पे, ठीक है, तट पर वापसी क्यों आते हैं? तो रीज़न ये है कि भाई जब आप सुबह 4 बजे के निकलोगे, तो 4 बजे क्या होता है बताओ? 4 बजे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है लैंड के ऊपर और ओशन में ज़्यादा होता है, तो लैंड ब्रीज आपको हेल्प करेगा समुद्र की तरफ जाने में, ठीक है? और आते टाइम क्या होगा? आते टाइम भैया दोपहर हो जाती है, सन निकला हुआ होता है, तो सन की वजह से लैंड जो है गर्म होता है, तो यहाँ पर सी ब्रीज बनता है और सी आपको हेल्प करेगा समुद्र से तट पर आने के लिए, कोस्ट पर आने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे भी याद रखना कि सी ब्रीज से हेल्प करता है, तो मछुआरे दोपहर के टाइम पे आते हैं लैंड पर और सुबह-सुबह 4 बजे निकल जाएँगे, ताकि उनको जो है लैंड ब्रीज हेल्प करे, ठीक है? समुद्र की तरफ जाने के लिए, ठीक है जी? तो ये फिनोमेना भी आपने समझ लिया। अब देखो दोस्तों, ये मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कोस्टल या मरीना वाले एरिया के अंदर। तो दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओशियन नहीं है। मुंबई में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम विंटर देखने को मिलेगा और समर देखने को मिलेगा। ठीक है जी? समझ में आ गया ना ये? डिस्टेंस फ्रॉम सी या ओशियन से या फिर कॉन्टिनेंटलिटी से कैसे टेम्परेचर जो है वेरी करता है ना? क्या फैक्टर है इसके, है ना? अब आते हैं 4th फैक्टर पे, वो है नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट होता है लैंड का, वो कम होता है वाटर से। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है? ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि लैंड जो है वार्म हो जाता है फास्टर, क्योंकि ये सॉलिड होता है लैंड और ओपेक होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? ये पास-पास होते हैं और अगर आप देखो ना, तो जो हमारी सनरेज़ होती है ना, वो 3 फीट डेप्थ तक जो है ना पेनिट्रेट कर सकती है लैंड को सिर्फ़, ठीक है? सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है। बट जब आप बात करते हो समुद्र की या फिर ओशियन की, तो वहाँ वाटर आपको ना डेप्थ में देखने को मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर कन्वेक्शन जो है पॉसिबल है, कन्वेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो कन्वेक्शन पॉसिबल है वाटर के अंदर, तो यहाँ पर जो है, जो सनराइज़ है ना, इनको ज़्यादा पेनिट्रेट करना पड़ता है, वा वाटर को गर्म करने के लिए, तो 200 मीटर तक नीचे जाना पड़ता है, ठीक है? सनरेज़ को, हीट को, तब जाकर वाटर जो है क्या करता है, वार्म होता है, ठीक है? तो इसलिए जो ओशियन है, उनको वार्म होने में टाइम लगता है, इसलिए ये ठंडे होने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। तो जो चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है ना, वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, ये आपने देखा होगा। सो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा आपको कि जो ओशियन है ना, उसका एल्बिडो ज़्यादा होता है। एल्बिडो ज़्यादा मतलब सनराइज़ को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, है ना? तो एल्बिडो ज़्यादा होने की वजह से भी एक ही रीज़न है, ठीक है? और लैंड का जो है एल्बिडो कम होता है, ठीक है? तो लैंड का एल्बिडो कम होने की वजह से भी ये भी एक रीज़न है कि लैंड जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। और एक बात और, एल्बिडो से मुझे एक चीज़ और आपको बढ़ानी है कि भई क्वेश्चन बने कि भैया सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसको देखने को मिलेगा? तो फ्रेश स्नो का देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेश स्नो बहुत ज़्यादा वाइटर होते हैं, तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं सनराइज़ को, ठीक है? ये एनसीईआरटी में है वैसे आपका, और मैंने आपको पढ़ाया भी है एल्बिडो पहले। और एक बात और, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है एल्बिडो, कैसे? डार्कर अगर सरफेस होगा ग्राउंड का, तो लोअर एल्बिडो होगा उसका, ठीक है? लाइटर होगा तो उसका एल्बिडो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आपने नेचर एंड लैंड वाटर भी समझ लिया, लैंड एंड वाटर के ऊपर ही, नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर, ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट समझ लिया आपने, तो इसके ऊपर भी टेम्परेचर हमारा डिपेंड करता है ना दोस्तों? चलो, अब एक बात और,
वो है 5th पॉइंट। इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, प्रिवेलिंग विंड्स के ऊपर। तो ये भी एक फैक्टर है जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स। और फिर 6th है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, और 7th है क्लाउड कवर। और इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन इससे ही पहले दोस्तों, मैं आपको ना प्रिवेलिंग विंड से ही पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो है हीट बजट। अब ये हीट बजट क्या होता है दोस्तों? तो हीट बजट क्या होता है? द अर्थ रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। आपको मैंने पढ़ाया था कि शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है कहाँ से? सन से, ठीक है। और ये जब अर्थ से टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाती हैं। और इनको लॉन्ग वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग वेव बन जाती है ये, है ना? तो जितना हीट मतलब हमने लिया, मतलब अर्थ ने लिया, ठीक है, उतना ही ये रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो है ना हीट बजट जो है, जिससे वजह से अर्थ जो है मेंटेन कर पाता है कांस्टेंट टेम्परेचर को, ठीक है। इसी को कहते हैं हम हीट बजट। मतलब जितना हीट इसने लिया उतना ही रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इससे जो है टेम्परेचर क्या रहा, वो बैलेंस हो गया, ठीक है, अर्थ के ऊपर। दैट इज हीट बजट। अब इसको मैं ना डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ। समझ लो ये सन है आपको, ठीक है, समझ के लो सन ही है। और सन से आपको ना 100 यूनिट्स ऑफ हीट मिल रही है। तो टोटल यूनिट्स जो मिल रही है आपको, 100 यूनिट्स ऑफ हीट मिल रही है फ्रॉम द सन। अब 100 यूनिट्स लिया इसने, तो 100 यूनिट्स को रिफ्लेक्ट भी तो करना चाहिए ना, तभी तो जो हीट जो है बैलेंस हो पाएगा, तभी तो बजट जो है मेंटेन हो पाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो पाएगा। सो समझ लो 100 यूनिट्स आई। तो 100 यूनिट्स में हुआ क्या कि भैया 2 यूनिट्स जो है रिफ्लेक्ट कर दिया आइस कैप्स ने, और 27 यूनिट्स रिफ्लेक्ट कर दिया क्लाउड्स ने, और 6 यूनिट्स जो है एटमॉस्फेयर ने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो टोटल रिफ्लेक्शन जो हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन से जो हीट जो है वापस हो गई, वो थी टोटल आपके 35 यूनिट्स। 2 ये, 27 ये, 6 ये, इसको प्लस करोगे तो 35 यूनिट्स जो है, जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो गई है इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ये 35 यूनिट्स होगी जो अर्थ सरफेस से पहुंची भी नहीं, और ये लॉस्ट हो गई, ठीक है। अब इधर की तरफ आओ। अब जो है हमने जो हीट एब्जॉर्ब करी उसको रिफ्लेक्ट भी तो करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब रेडिएट रेडिएट बैक भी तो करेंगे, ठीक है, रेडिएट बैक भी तो करेंगे। रेडिएट बैक क्या होता है? ये शॉर्ट वेव टकराई अर्थ से, अब ये लॉन्ग वेव बनेंगी, लॉन्ग वेव बनेगी, तो ये हीट जो है रेडिएट बैक करेंगी। यस, तो रेडिएट बैक करेंगी हीट, तो कितना करेंगी? तो समझ लो 14 यूनिट्स तो एटमॉस्फेयर ने कर दिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर दिया, और उसको रेडिएट बैक करा। 34 यूनिट्स जो है ये भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही हुआ है ना, और 17 यूनिट्स जो है स्पेस से हो गया, है ना। तो उसको प्लस कर दो आप, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 65 यूनिट्स। 35 ये, 14 ये, और 17 ये, जो रेडिएट बैक करा एटमॉस्फेयर ने, और 17 किसने करा? ये करा लैंड ने, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 65। 65 और 35 कितने होते हैं? 100 यूनिट्स, ठीक है। तो 100 यूनिट्स हमने रिसीव करा और 100 यूनिट्स हमने वापस कर दिया, ठीक है, बैक कर दिया। तो ये हो गया हमारा हीट बैलेंस, दैट इज हीट बजट, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी वाला जो है डायग्राम है, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये कोचिंग वालों का है, तो यहाँ पर थोड़ा मुझे अच्छा लगा समझाना आपको, इसलिए मैंने इसी डायग्राम से अच्छे से समझा दिया। अब एक चीज़ और, एक होता है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस में क्या होता है? ये समझ लो आपकी इक्वेटर वाली लाइन है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन कहाँ हो रहा है? इक्वेटर के पास हो रहा है ना, इक्वेटर पे और इक्वेटर के ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हीट सरप्लस कहाँ देखने को मिलेगा? इसी जोन में मिलेगा आपको हीट सरप्लस। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एनर्जी की डेफिसिट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंसुलेशन कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्लैंट रेज आती हैं किसकी? सन की। तो यहाँ पर वैसे भी हीट कम होती है, ठीक है। तो पोल में आपको हीट कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इक्वेटर से जैसे आप नॉर्थ में जाओगे तो हीट जो है डिक्रीज करती है, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको ये दोनों डायग्राम? हम वापस उसी टॉपिक टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। तो फिफ्थ फैक्टर है हमारा प्रिवेलिंग विंड्स, और ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, पीवाईक्यू है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि भैया लोअर लैटिट्यूड के अंदर, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड का मतलब आप जो है इक्वेटर से नीचे आ जाओ, ठीक है, या फिर इक्वेटर के आसपास लोअर लैटिट्यूड के अंदर। तो
लोअर लैटिट्यूड के अंदर उसमें क्वेश्चन में ये था कि जो ऑफशोर ट्रेंड विंड्स होती हैं वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को जो है वार्म करती है, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में वहाँ पर गलती ये थी, यूपीएससी ने ऑफशोर कर दिया था, वो होना चाहिए था ऑनशोर। तो कीवर्ड्स का बड़ा खेल खेलती है यूपीएससी, तो इनका ध्यान रखना, इसलिए मैंने हाईलाइट करी है कि ये कहाँ बोल रहा है, लोअर लैटिट्यूड, ये भी ध्यान है। लोअर लैटिट्यूड के अंदर ट्रेड विंड्स होती है, वेस्टर्लीज होती है, ये भी ध्यान रखना। तो लोअर लैटिट्यूड ऑफशोर विंड्स होती हैं, ये ऑनशोर होती हैं, ये भी ध्यान रखना। ट्रेड विंड्स होती हैं, ये वेस्टर्लीज होती हैं, ये भी ध्यान रखना। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन है या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन है, ये भी ध्यान रखना। अभी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। समझ लो, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इसके नीचे आपको ये देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। और साउथ अमेरिका का देखो, ये वेस्टर्न वाला कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये ईस्टर्न वाला कॉन्टिनेंटल पार्ट है, और ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का। लेकिन इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अंदर ये आपको ओशियन का वेस्टर्न पार्ट यहाँ देखने को मिलेगा और ईस्टर्न का ओ ओशियन का ईस्टर्न पार्ट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है भैया, इस लैटिट्यूड के अंदर क्या चल रही है, ट्रेड विंड्स चल रही है, जिसको हम ईस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ आती हैं, ठीक है। तो ईस्टर्ली दैट इज ट्रेड विंड चलती है, ठीक है। तो ट्रेड विंड इधर से भी चल रही है, वो इधर से भी जा रही है, ठीक है। तो ट्रेड विंड चलती है, यस। तो ये तो ठीक है कि हाँ भाई ट्रेड विंड चलती है। अब ये ऑफशोर होती है, ऑनशोर होती है दोस्तों, ये ऑनशोर होती है। ऑनशोर क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये समुद्र से दैट इज ओशियन से ये विंड चल रही है, तो ये ऑनशोर होगा, ठीक है। कहाँ पर आ रही है, तो लैंड के पास आ रही है, तो ये ऑनशोर होगा, ठीक है। लैंड से नहीं आ रही है, ठीक है। लैंड से आती है तो ऑफशोर होता, तो ये ओशन से आ रही है तो ये क्या होगा, ऑनशोर होगा। ट्रेड विंड से, यस ट्रेड विंड से। अब ये वार्म किसको कर रहा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को कर रहा है, यस। ये ईस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का, इसको वार्म कर रहा है, तो यस यहाँ से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है। ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है। तो अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं, कौन सा विंड्स लेकर आ रही हैं, ये वार्म वार्मर विंड्स लेकर आ रही है, ठीक है। तो वार्मर विंड्स लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर आगे कंपाइल्ड होगा तो इसको यहाँ के सरफेस को ये क्या करेगा, वार्म करना स्टार्ट कर देगा, गर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो प्रिवेलिंग विंड्स का भी फैक्टर होता है रीजन को क्या करने में, हीट करने में, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको ना ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अपवेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोल्ड करंट देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर वार्म वाला जो है इधर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर कोल्ड करंट कर लेती है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पर आपको, ऐसे ही आना आपको वेस्ट इंडीज में भी समझना है। वेस्ट इंडीज के लिए समझाने के लिए मैंने आपको क्या करा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका यूरोप वाला पार्ट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। जैसे यूरोप का ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। ऐसे इसके बीच में देखने को मिलेगा आपको अटलांटिक ओशियन, तो ओशियन का ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज। और ये भी कैसी, तो ऑन शोर विंड्स होनी चाहिए ना, क्योंकि ये समुद्र से निकल रही है। अभी मैं आपको डिफरेंस दे दूंगा कि ऑन शोर किसे कहेंगे, ऑफ शोर किसे कहेंगे, अभी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। तो वेस्टर्लीज क्या करेगी, यहाँ से वार्म विंड्स, ठीक है, लेकर चलेगी ईस्ट की तरफ, वेस्ट से, ठीक है। तो ये ऑन शोर विंड्स होती हैं वेस्टर्लीज, जो कहाँ करेंगी कंपाइल, ये करेंगी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है ना हमें, है ना। तो ये वेस्ट वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये वार्म करेंगी, ठीक है, रीजन को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऑनशोर क्या होता है और ऑफशोर क्या होता है। तो ऑनशोर होता है जो कि आपका किससे, ओशियन से आ रहा है, ठीक है मीट। तो ओशियन से आ रहा है तो ऑनशोर, लैंड से जा रहा है तो ऑफशोर, ठीक है। लैंड से जा रहा है विंड तो ऑफशोर। और ध्यान रखना कि भैया ये ओशियन से जा रहा है तो इसके अंदर मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो ये लोडेड विथ किससे रहेगा, मॉइस्चर से, ठीक है। तो ये आपको प्रिवेलिंग विंड में समझ में आ गया फैक्टर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। अब सिक्स फैक्टर है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, या स्लोप भी बोल सकते हो आप। अब मैं स्लोप की बोल रहा हूँ, आपको हिमालय जो है हायर देखने को मिलेंगे, तो ये हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। और समझ लो सन यहाँ पर है, ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका एल्टीट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर सन है, सन निकल रहा है,
तो सन की जो रेज़ है ना, वो कहाँ ज़्यादा पड़ेंगी? सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस के ऊपर, ठीक है? तो वार्मिंग कहाँ होगी? सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस के अंदर, ठीक है? तो पार्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस की जो है वार्मर होगा, क्योंकि ज़्यादा इंसुलेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है? अब 7th पे आता है क्लाउड कवर। इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है? शायद 2022 से पूछी है ना? 22 या 21 में पूछी। मैं आपको जब पीवाईक्यू कराऊँगा तो करा ही दूँगा वो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? इसे करने के बाद आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। तो जो मैं अभी आपको ये पढ़ाने वाला हूँ ना क्लाउड कवर के बारे में, ये नासा की वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है? नासा की वेबसाइट से लिया गया है, वहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको 2 मतलब क्लाउड्स दिखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दिखेंगे आपको, ठीक है? एटमॉस्फेयर के अंदर। एक है थिन अपर एटमॉस्फेरिक क्लाउड्स जो आपको हायर एल्टीट्यूड पे मिलेंगे, ठीक है? और ये थिन होंगे, ध्यान रखना थिन है, और अपर एटमॉस्फेरिक क्लाउड्स। और एक होता है इसके नीचे नीचे वाले जो थिक होंगे और लोअर क्लाउड्स होंगे, ठीक है? जो लोअर एरिया में जो बन जाते हैं ना, थिक होंगे, लेकिन ध्यान रखना थिक होंगे, इसलिए इसको मैंने थिकर बनाया है। जो थिकर वाले हैं उनका काम क्या होता है? थिकर वाले का काम होता है रिफ्लेक्शन करने का। थिक मोटा है ना, मोटा, तो सनरेज आ रही है, ठीक है? और ये आके टकरा के क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है? आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो थिकर क्लाउड का काम क्या है? रिफ्लेक्शन का। ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का काम है इनका, ठीक है? और जो थिन है, ठीक है? और अपर एटमॉस्फेरिक क्लाउड में ये जो अर्थ से रेडिएशन आ रही है, अर्थ से जो रेडिएशन आ रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये ऊपर जा रही है और इन थिन थिन वालों से, अपर वालों से टकरा के नीचे वापस आ रही है, तो इनका काम है वार्मिंग करने का। यूपीएससी ने क्या करा था? यूपीएससी ने जस्ट इसका अपोजिट कर दिया था। इसका कहा था ये कूल करेगा, ठीक है? दैट इज़ ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये वार्म करेगा, ठीक है? तो वहाँ स्टेटमेंट गलत हो गया था, ये ध्यान रखना। तो कूलिंग इफेक्ट किसका होता है? जो ठीक होते हैं और लोअर क्लाउड्स होते हैं। और वार्मिंग इफेक्ट किसका होता है? जो हायर क्लाउड्स पे होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है? अब कभी मत भूलना, इस डायग्राम को 2 बार बना लो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है जी? अब दोस्तों हमारे जितने फैक्टर्स थे ना, टेम्परेचर के, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में पहले भी हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोथर्म्स, ठीक है? क्योंकि आइसोथर्म्स हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है, ठीक है? और आइसोथर्म्स के ऊपर भी 2024 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इससे पहले ही पूछ चुकी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो मैं डायग्राम के थ्रू ये सब चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? चलो अब इसे पढ़ते हैं। सो आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म्स होते हैं आपके इमेजिनरी लाइंस जो कि हम ड्रॉ करते हैं मैप के ऊपर, और इसको जो बनाते हैं हम, तो इसको कनेक्टिंग करते हैं, मतलब इन लाइन के अंदर इसको, तो सेम टेम्परेचर वाले रीजन्स को, ठीक है? मतलब इन लाइन्स को हम सेम टेम्परेचर वाले रीजन से इन्हें कनेक्ट करते हैं, तो ये आइसोथर्म्स कहलाते हैं। और ये इमेजिनरी लाइन्स है, ध्यान रखना, इमेजिनरी, जिसको हमने इमेजिन करा है, ठीक है? और ये रिड्यूस कर जाते हैं सी लेवल पर, और थस ये यूजफुल नहीं होते फॉर फार्मर, ठीक है? फार्मर को पता नहीं चलता कि भैया टेम्परेचर कब से कहाँ हाई होने वाला है, या फिर कौन से रीजन का टेम्परेचर सेम होने वाला है, ठीक है? इसकी वजह से अब मैं आपको ना ये थोड़ा डायग्राम करके समझा दूँ। समझ लो ये इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स है, आइसोथर्म्स हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, आपको बताया था मैंने, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर जो है जनरली डिक्रीज करता है। पहले ही बढ़ाया मैंने आपको, फिर बढ़ा रहा हूँ। आप पोल की तरफ जाओगे टेम्परेचर जनरली डिक्रीज करता है, जनरली बता रहा हूँ मैं आपको। फिर एक फैक्टर और भी ध्यान ध्यान रखना, भाई जितना जितना ये पास पास होंगे, ठीक है, आइसोथर्म्स, ये ध्यान रखना यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा। अभी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है? चेंज ज़्यादा आएगा ग्रेडियंट का मतलब। और यहाँ देखो ये पास पास नहीं है, तो इसका ग्रेडियंट कम होगा, ठीक है? तो कम होने की वजह से ये हम इसे बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर बहुत कम चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ओशियन ज़्यादा है, यहाँ पर लैंड ज़्यादा है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम कवर करने वाले हैं। ये 4 के 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं आइसोटोप्स के बारे में, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जनरली ये स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन में ऐसे वाली, तो ये वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेट लाइन्स होती है, ये ध्यान रखना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक वाली, एक्सेप्ट एट द जंक्शन ऑफ
कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ भी कॉन्टिनेंट और ओशियन का जंक्शन होता है ना, वहाँ पर ये बैंड करती है, ठीक है, वेयर दे बैंड, ध्यान रखना, वहाँ पर ये बैंड करती है। अभी मैं ये डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। अभी देखो, ये देखो, यहाँ यहाँ ओशियन था, यहाँ पर लैंड है, तो ये बैंड कर गई, बैंड कर गई, बैंड कर गई, ठीक है। यहाँ लैंड है, यहाँ ओशियन है, बैंड कर गई, बैंड कर गई, ठीक, बैंड मतलब झुक जाना, ठीक है। तो ये जो है ना जंक्शन पे बैंड कर जाती है, ठीक है, वरना तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, वेस्ट टू ईस्ट। सेकंड पॉइंट इसका ध्यान रखना, पैरेलल टू लेटिट्यूड्स होते हैं। देखो हमारे लेटिट्यूड ऐसे होते हैं ना, तो उसकी भी पैरेलल होती है, बिल्कुल बात ठीक है। तो लेटिट्यूड हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, लेटिट्यूड का जो है स्ट्रॉन्ग जो है कंट्रोल होता है किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, एंड थस ओवर आइसोथर्म्स के ऊपर भी, ठीक है। तो आइसोथर्म्स के ऊपर भी करेगा, यस, कोई पैरेलल होती है ना ये। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये नैरोली स्पेस्ड होती है, मतलब पास पास होती है, ठीक है। क्यों होती है, तो पास पास का मतलब ये होता है कि यहाँ स्टीपर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, स्टीपर मतलब तुरंत चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, ड्रास्टिक चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर लैंड ज़्यादा है। लैंड के अंदर मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हेट कम होती लैंड की, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा वेरी करता है। सदर्न पार्ट का ध्यान रखना, सदर्न हेमिस्फीयर में वाइडली स्पेस्ड होती है, ठीक है, दूर दूर होती हैं। तो यहाँ पर जेंटल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है क्योंकि यहाँ पर ओशियन होता है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर जल्दी से वेरी नहीं करता, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था कि भैया ये देखो, जैसे कि समर है, ठीक है, समर चल रहा है, समझ लो समर चल रहा है, और इंडिया के अंदर यहाँ पर समझ लो, इंडिया मतलब कॉन्टिनेंट समझ लो कि यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कॉन्टिनेंट के ऊपर, और ओशियन में ना इस वाले रीजन में 30 डिग्री है, ठीक है। इस वाले रीजन में तो मैंने कहा था ना, सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये आइसोटर्म्स, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पर है, तो अब इसे कनेक्ट करना है ना मैं, तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर जंक्शन होता है इसका ओशियन और कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर ही बैंड कर जाती है। तो बैंड कहाँ करेंगी समर में, ये ध्यान रखना, ये करेंगी टुवर्ड्स लैंड, ठीक है, टुवर्ड्स लैंड करेंगी, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो दोस्तों, ओशियन जो है, मैंने आपको बताया था, ओशियन जो है यहाँ पर टेम्परेचर तुरंत वेरी नहीं करता, ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर तुरंत वेरी करता है। और टेम्परेचर जो है कॉन्टिनेंट में मतलब तुरंत ही, मतलब लाइक मैं आपको बताया था, मैंने आपको स्पेसिफिक हीट इसकी कम होती है, तो बहुत जल्दी जो है ये गर्म कर जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है आपको जो है यहाँ पर बैंड की तरफ करेगा, कॉन्टिनेंट की तरफ करेगा, ये आपको याद रखना है, और ओशियन की तरफ कम करेगा, ठीक है जी। अब विंटर में क्या होगा, विंटर में ध्यान रखना दोस्तों, विंटर में जो है आपको जो है अ, पता है कि भैया लैंड जो है ठंडा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, और ओशियन जो है इसके कंपैरिजन में गर्म होते हैं, ठीक है। मैंने आपको नाइट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, नाइट वाला लैंड ब्रीज का एग्जांपल दिया था ना, तो याद रखना उसको। तो यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहाँ पर 30 डिग्री मतलब कम ही होगा यहाँ पर, तो है ना, क्योंकि विंटर की बात हो रही है। तो समझ लो ये बैंड कितने की तरफ करेंगे, ये अब नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओशियन में ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ करेंगे, इसका ध्यान रखना। और विंटर में नीचे से ऊपर, और सॉरी, समर में नीचे से ऊपर कॉन्टिनेंट की तरफ, और विंटर में नीचे से मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इस तरीके का यू बनेगा विंटर में, और उल्टा यू बनेगा किसमें, समर में, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। अब दोस्तों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल हमने कवर कर दिया, अब हम वर्टिकल पढ़ते हैं। वर्टिकल के अंदर दोस्तों सबसे पहले है ना, हम टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में ही पढ़ेंगे। रीज़न क्या है बताता हूँ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वर्टिकली आप देखने चाह रहे हो कि टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको एक टेम्परेचर इन्वर्जन वाला फिनोमेना देखने को मिलेगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर में, और यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम टेम्परेचर इन्वर्जन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आ भी रखा है इसके ऊपर। तो आप नॉर्मली देखोगे ना, जनरली क्या देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, कि भाई ये समझ लो यहाँ पर टेम्परेचर आपका 5-10 है ना, इधर की तरफ -5 -10 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ऐसे जब आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तो नॉर्मल लैप्स रेट काम करता है, वही 6.5 डिग्री सेल्सियस घटेगा टेम्परेचर
हर एक किलोमीटर के ऊपर, पर किलोमीटर के ऊपर, ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, ठीक है, इनवर्स हो जाए, ठीक है, इनवर्स हो जाए, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहले नेगेटिव लैप्स रेट काम करेगा। नेगेटिव मतलब इसका जस्ट अपोजिट, कि भैया अब की बार जो है टेम्परेचर जो है रिड्यूस नहीं कर रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 0 से 5, ठीक है, 10 ये पहुँच रहा है। उसके बाद नॉर्मल लैप्स रेट काम करेगा। तो हुआ क्या, टेम्परेचर अब की बार क्या हो रहा है, जो है आपका बढ़ रहा है। दैट इज कोल्ड लेयर नीचे थी, ऊपर आपको क्या मिल रही है, वार्म लेयर मिल रही है। दैट इज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब यहाँ पर पहले कोल्ड थी, फिर वार्म वार्म हो गई, दैट इज टेम्परेचर इनवर्स हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर इन्वर्जन। तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम के बाद नॉर्मल लैप्स रेट काम करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेरी होता है, लेकिन ये परमानेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जहाँ मैंने आपको बताया था ओजोन होता है ना। ओजोन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ओजोन जो है किसको एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है। तो वहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, वही परमानेंट, कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। जो सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, जो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, वो टेम्परेरी होता है। और यहाँ पर जो ये टेम्परेरी होता है। और ध्यान रखना, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, कोल्ड लेयर के ऊपर वार्म एयर आ जाएगा, दैट इज यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, घटने की जगह। अब इसके बिना टाइप्स होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के। इसके अंदर आपको स्टैटिक या फिर बोल सकते हो आप नॉन एडवेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर मूवमेंट ऑफ विंड्स जो है प्रोहिबिटेड होता है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ विंड्स नहीं होगा, ये स्टैटिक है, ठीक है, नाम से चल रहा है स्टैटिक है। सेकंड होता है डायनेमिक। डायनेमिक नाम से चल रहा है, डायनेमिक है, मतलब ये पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पर एडवेक्शनल होगा ये, है ना। और एडवेक्शनल आपको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर विंड्स जो हैं प्रिवेल करेंगे, ठीक है, विंड्स यहाँ पर अलाउड होंगे। और थर्ड होता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल बहुत कम आता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही सडन मोमेंट में काम होता है, ठीक है, सडन सडन काम होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर सडन कन्वेक्शन होता है, सडन सिंकिंग ऑफ विंड्स होती है, ठीक है। अब नॉन एडवेक्शन या फिर स्टैटिक के अंदर आपको दो टाइप को इन्वर्जन देखने को मिलेंगे, सरफेस बोल सकते हो, ग्राउंड बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज सरफेस ग्राउंड रेडिएशन टेम्परेचर इन्वर्जन बोल सकते हो। सेकेंड होता है अपर एटमोस्फेरिक, जो मैं आपको अभी पढ़ाया था स्ट्रेटोस्फेरिक के अंदर, है ना, जो स्ट्रेटोस्फेरिक होता है, तो उसको स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। यहाँ पर परमानेंट होता है, ये ध्यान रखना हो। डायनेमिक में दोस्तों एडवेक्शनल जो होता है, उसके अंदर आपको माउंटेन एंड वैली का देखने को मिलेगा, माउंटेन एंड वैली टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। और सेकंड वाला है सरफेस इन्वर्जन, ठीक है, यह ध्यान रखना, ये सरफेस इन्वर्जन इस वाले सरफेस इन्वर्जन से इसलिए डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर विंड्स जो है प्रिवेल करती है, ठीक है, यहाँ पर विंड्स नहीं होती, ठीक है। और थर्ड टाइप का आपको देखने को मिलेगा फ्रंटल इन्वर्जन, ठीक है जी। चलो अब इसको वन बाय वन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक वाला पढ़ेंगे, जो होता है नॉन एडवेक्शनल। तो उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरफेस इन्वर्जन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस इन्वर्जन के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ेगा। तो समझ लो कि भैया विंटर का टाइम है, ठीक है, विंटर का टाइम है, तो विंटर्स में आपको ये देखने को मिलेगा क्या, क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन। कहाँ पर, और जहाँ भी विंटर है वहाँ पर। तो पोल में ना, मतलब पोल पोल में जैसे कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा आपको टेम्परेचर इन्वर्जन। रीजन क्या है, कोल्ड सरफेस है ना भाई, कोल्ड वहाँ पर पहले से विंटर है ना, इसलिए। सो अब इस डायग्राम पे आओ। तो डायग्राम में देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि भैया विंटर का समय है, ठीक है, विंटर का समय है, तो नीचे का जो सरफेस होता है हमारा, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, लैंड बहुत जल्दी ठंडा भी होगा गर्म भी होगा। तो ठंड ठंड का टाइम है, ठीक है, इंसुलेशन नहीं हो रही तो कोल्ड हो गया, ठीक है, ठंडा पड़ गया। तो जो इसके जो ड्राई ड्राई एयर होती है, ड्राई एयर, ठीक है, ड्राई एयर जो उसके कॉन्टेक्ट में होती है, किसके, सरफेस के, वो भी कोल्ड हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, एयर जो है पूरा कंडक्टर होता है किसका, हीट का, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ जो लैंड के पास वाला जो एयर है ना,
सिर्फ वो कोल्ड होगा, उससे ऊपर वाले लेयर वाले नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इंसुलेशन भी नहीं हो रही। अगर इंसुलेशन हो जाएगा तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं बनेगा, और ये टेम्परेरी फिनोमेना है, विंटर में ही होगा, देखने को मिलेगा, है ना, या फिर क्लियर जो है लॉन्ग लॉन्ग नाइट्स के नाइट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, रात के समय में। ठीक है, उस टाइम पे टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर कम कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव लैप साइड देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ का जो एयर है समझ लो ये ठंडा हो गया, किसके कॉन्टेक्ट में आकर, सरफेस के, लैंड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आकर। लेकिन उसके ऊपर वाले लेयर का जो है ना टेम्परेचर समझ लो स्लाइटली जो है ऊपर ही देखने को मिलेगा। जैसे इसका 1 डिग्री देखने को मिलेगा ऊपर वाले लेयर का, इसका 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री, 3 डिग्री, इसका 4 डिग्री। तो क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्स नहीं हो गया, इसका कोल्ड था ये वार्मर हो गया, और वार्मर और वार्मर वार्मर। ठीक है, तो कोल्ड के ऊपर वार्मर हो गया, तो नेगेटिव लेयर सेट आ गया ना। तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा सरफेस से अबव 2 किलोमीटर तक बस। ठीक है, 2 किलोमीटर तक, और मैं ये ले के चल रहा हूँ कहाँ पर, इक्वेटर का ले ध्यान रखना। ठीक है, चल चल मतलब इक्वेटर बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर सरफेस का जो टेम्परेचर लेके चल रहा हूँ वो 0 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और ये 1 डिग्री देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर 2 डिग्री है ना। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है इन्वर्स हो गया, कोल्ड से ऊपर वार्मर आ गया, है ना। ये टेम्परेरी होता है, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। अब मेरे पे आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, प्री प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कि भाई देखो जो लोअर लेटीट्यूड होता है, लोअर लेटीट्यूड, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे थे लोअर लेटीट्यूड की, और सेकंड जो है पोल की। ठीक है, पोल की, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ तो थ्रू आउट द ईयर होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, लेकिन लोअर लेटीट्यूड के अंदर ओनली विंटर्स में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये शॉर्टर फिनोमेना है। ठीक है, शॉर्टर फिनोमेना है मतलब टेम्परेरी है, और यहाँ पर लॉन्गर फिनोमेना है ये। ठीक है, पोल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर तो भैया सालों साल कोल्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये जो जिस हाइट पे मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा वो लो लेसर हाइट्स पे देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ये चीज़ पोल के अंदर हायर हाइट्स पे भी देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि पोल तो भैया पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो उसकी अपर वाली लेयर भी जो है कोल्ड होती है। ठीक है जी? इसलिए हायर हाइट्स तक देखने को मिलेगा। तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अभी आपको ये पढ़ा दिया। अब दोस्तों हम एडवेक्शनल पढ़ते हैं, डायनेमिक वाला, है ना? अब हमने स्टैटिक के अंदर सरफेस इन्वर्जन पढ़ लिया, और सेकंड वाला होता है अपर एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेरिक वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हम डायनेमिक, जिसको कहते हैं एडवेक्शनल। इसके अंदर विंड्स प्रिवेल करते हैं, तो इसके अंदर माउंटेन एंड वैली वाला पढ़ेंगे, और इसी का सरफेस इन्वर्जन जिसमें भैया विंड प्रिवेल करता है, और थर्ड वाला फ्रंटल इन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, चलो। तो एडवेक्शन के अंदर डायनामिक में पहले माउंटेन एंड वेरी इन्वर्जन पढ़ रहे हैं। इसको वर्टिकल एडवेक्शन टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली विंड जो है प्रिवेल करती है। ठीक है, मूवमेंट करती है। तो वैली के अंदर आपको पता ही है दोस्तों, ये माउंटेन है, तो माउंटेन का अपर वाला एयर में जो है, आपको पता है आप एल्टीट्यूड पे होते हो, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है सरफेस से, वो क्या होता है, कम होता है एल्टीट्यूड में, जब जैसे ऊपर आप जाते हो। तो यहाँ पर आपको कोल्ड एयर मास दिखेंगे, यहाँ आपको वार्मर एयर मास दिखेंगे। तो कोल्ड वाला क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, और अपर वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ कन्वेक्शन होगा, और ये वाला सब्सिडेंस करेगा। तो फिर क्या होता है, ये भी समझो कि भैया कोल्ड वाला जब नीचे आएगा और वार्म वाला ऊपर जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, कि जो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक के बीच में ना, यहाँ पर होगा क्या, वार्म एयर। ठीक है, या वार्म टेम्परेचर, और नीचे वाले में आ जाएगा कोल्ड, क्योंकि ठीक है कोल्ड वाले जगह ले लिया, है ना। और ऊपर भी कोल्ड, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो ऊपर भी कोल्ड होगा। ठीक है, नीचे भी कोल्ड, लेकिन बीच वाले में ट्रैप कर जाएगा क्या, तुम्हारा हीट। ठीक है, हीट जो है ट्रैप कर जाएगा, या फिर बोल सकते हो आप वार्मर एयर ट्रैप कर जाएगी। ठीक है, 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक, तो ये बन जाएगा आपका टेम्परेचर इन्वर्सन। ठीक है, मतलब कि भैया पहले कोल्ड था, फिर वार्मर आ गया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्सन बन गया कहाँ पर, 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक के बीच में। तो इसलिए आपको ना दोस्तों वैलीज के अंदर जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है ना, वो इसके बीच में ही देखने को मिलेगा। जो लोग जो है ना तो आपको वैली नीचे दिखने को मिलेंगे, वैली के अंदर मतलब सेटलमेंट रखेंगे अपना, ना ही अपर वाले में रखेंगे, वो रखेंगे इसके बीचों बीच। ठीक है,
पहाड़ों के बीचों बीच रहते हैं वो, ठीक है? तो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक के बीच में ज़्यादा आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसी को कहते हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है? कहाँ पर? तो माउंटेन एंड वैली इन्वर्जन के अंदर दोस्तों, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी और समझ में आ जाएगा कि वार्मर ऊपर जाती है और कोल्ड वाली नीचे आती है, ठीक है? चलो, अब आता है दोस्तों फ्रंटल इन्वर्जन के ऊपर। अब एक बात और दोस्तों, आप मेरे से बोलोगे कि इसका सरफेस इन्वर्जन नहीं पढ़ाया। भाई सरफेस इन्वर्जन जस्ट लाइक इसी की तरह था, बस इसके अंदर विंड्स आ जाती है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि भैया समझ लो ये कोल्ड एयर आ रही है, इधर से वार्म एयर आ रही है, ठीक है? तो यह कोल्ड एयर के ऊपर क्या हो गई? वार्म एयर हो गई, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना? अब आते हैं हम फ्रंटल इन्वर्जन के ऊपर, इसके अंदर फ्रंट्स बनते हैं। और फ्रंट्स किसे कहते हैं भाई? तो जहाँ पर कंट्रास्टिंग एयर मास होते हैं, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास होता है, ठीक है? कन्वर्जन या कंट्रास्टिंग ऑफ एयर मास को हम कहते हैं फ्रंट्स, ठीक है? तो फ्रंटल इन्वर्जन में क्या होगा? यहाँ पर फ्रंट बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्थ अमेरिका लो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ से आपको लेब्राडोर कोल्ड करंट देखने को मिलेगी यहाँ पर आते हुए, और नीचे से आपको गल्फ स्ट्रीम से जो है जो है वार्मर जो है कोल्ड करंट देखने को मिलेगी। वार्म कोल्ड करंट ओ सॉरी वार्म करंट देखने को मिलेगी, ठीक है? और इधर से कोल्ड करंट देखने को मिलेगी, ठीक है? लेब्राडोर वाली। तो जहाँ पर ये कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं, यहाँ पर ये डेंसर फॉग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, लोअर एटमॉस्फेयर सरफेस के ऊपर जो कंडेंसेशन होती है वहाँ पर फॉग बनता है, और ऊपर एल्टीट्यूड में जो कंडेंसेशन होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, वहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर कोल्ड और जो है वार्म करंट मिलकर जो है फॉग बनाती हैं, या फिर बोल सकते हो फ्रंट बनाती है, जहाँ पर वहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को? टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। मतलब कोल्ड से यहाँ पर आपको वार्म देखने को मिलेगा टेम्परेचर, ठीक है? तो आपको यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो वार्म से कोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है? इस वाले पॉइंट के अंदर, और यहाँ पर जो है डेंसर फॉग बनेंगे, ठीक है दोस्तों? तो फ्रंटल इन्वर्जन इसे कहते हैं। और ये भी जो है ना, आप ना पोल की तरफ भी देख सकते हो, ठीक है? 66.5 डिग्री वाले लेटीट्यूड में भी देख सकते हो। वहाँ पर भी जो है यहाँ पर वार्म करंट आती है, यहाँ से कोल्ड करंट आती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपको जो है फ्रंटल इन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों? अब आता है हमारा थर्ड टाइप, वो है आपका मैकेनिकल इन्वर्जन। मैकेनिकल में दोस्तों सडन अपलिफ्ट होता है और सडन सिंकिंग होता है। और एक बात दोस्तों, और टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन के ऊपर ना मेन से भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। और इसके अंदर देखो दोस्तों, उसने कोजेस भी पूछे थे, इसलिए मैंने कोजेस भी लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है? ताकि आपका मेंस का भी तैयार हो जाए, ठीक है जी? तो सडन अपलिफ्ट या फिर मैकेनिकल में क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये तो सडन वाला काम है, मतलब बन जाता है एक बार, ठीक है? तो इसलिए एग्जाम में आता भी नहीं है, फिर ही बढ़ा दिया मैंने। समझ लो ये माउंटेन है, ठीक है? यहाँ से जो है वार्मर एयर जो है टकरा के माउंटेन से इधर की तरफ जो है बैंड कर गई, ठीक है? और यहाँ पर भी कोल्डर सरफेस था, ऊपर भी कोल्ड था, तो ये बन गया आपका क्या? आपका इन्वर्जन, ठीक है? टेम्परेचर इन्वर्जन बन गया, ठीक है? ये कोल्डर से वार्मर बने, कोल्डर से वार्मर, ये वार्मर से कोल्डर, ठीक है? तो ये बन गया आपका टेम्परेचर जो है इन्वर्जन बन गया। इसमें सिंकिंग हो जाएगी, तो सिंकिंग के अंदर भी सेम फिनोमेना होगा। ध्यान रखना ये सडन होता है, ठीक है? मैकेनिकल है और सडन होता है, इसलिए एग्जाम में आता नहीं है, बस इसको मैंने समझाने के लिए आपको पढ़ा दिया। कोशिश क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन से, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या इम्पैक्ट होता है? तो देखो दोस्तों, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। पॉल्यूशन किस तरीके से इंक्रीज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोल्ड एयर मास जो है आपकी एक एटमॉस्फेयर में आ गया ऊपर, ठीक है? अपर लेयर में, तो नीचे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, वो ट्रैप हो जाते हैं कोल्ड वाले से, ठीक है? क्योंकि वार्म होके ही ऊपर जा रहे हैं, और ये कोल्ड वाले से टकरा के नीचे वापस से जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, सरफेस के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इससे क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है? पोल्यूशन बढ़ता है, स्मोक बनता है, ठीक है? तो इसलिए दिल्ली के अंदर विंटर के अंदर तुम्हें पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? विंटर के अंदर। और दूसरा फोग बनता है, यस। तो फोग बनने से, स्मोक बनने से, पोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा? हिंड्रेंस आएगी नेविगेशन के अंदर। माइग्रेटरी स्पीसीज सफ़र करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा भैया कैसे लोग, मतलब उनको
माइग्रेट करना है, उनको प्रॉब्लम आएगी माइग्रेट करने में। फोटोसिंथेसिस कम होगा फॉग बनने से, स्मोक बनने से, ठीक है, धुआँ होने से, ठीक है। तो ये सारे कोई और भी डाल सकते हो आप, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, 6-7 रीज़न, 8 9 10 हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बायोडायवर्सिटी का लॉस हो सकता है, वो कुछ डाल सकते हो उसके अंदर आप। स अब देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स पढ़ेंगे, इसके फैक्टर सारे पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम दोस्तों सब पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ, वाटर वेपर, एल्टीट्यूड इस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें कवर करेंगे। हमने यहाँ तक इसे कवर कर लिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर तक पूरा। और मैं अब ना आपको दिखा भी देता हूँ कि भैया देखो, इसके अंदर मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, जो मैंने अभी आपको सरफेस इन्वर्जन पढ़ाया है, दैट इज की टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ाया है। देखो दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया ना सब दोस्तों, सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया है। देखो ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसके अंदर मैंने आपको रेडिएशन, इंसोलेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन ये सब पढ़ा दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा दिया था आपको, इंसोलेशन में ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन पढ़ा दिया था। आपको पढ़ा दिया था कि भैया इसको जो स्काई जो ब्लू क्यों होता है ना, सनसेट रेड क्यों होता है, ये पढ़ा दिया, है ना। अब आगे मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि भैया आइसोथर्म्स क्या होते हैं, है ना। ये आइसोथर्म्स मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, ये आइसोथर्म्स ही है ना। तो सो दोस्तों, मैंने अभी आपको ना टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ाया था। और देखो ये यूपीएससी मेंस 2013 में क्वेश्चन भी आ रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेट्रोलॉजी और हाउ डज इट अफेक्ट द वेदर एंड हैबिटेट्स ऑफ द प्लेस। तो मैंने इसके कोर्सेज भी आपको मैंने पढ़ा दिए थे। तो देखो दोस्तों, आप मेंस भी पढ़ ले रहे हो साथ साथ, ठीक है, प्री के। तो मैं इस सीरीज के अंदर ना सब कुछ कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको प्रेशर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, विंड सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, वो भी डिटेल के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।